बस हार मान ली क्या ऐसे करके, और वो अंदर बिल्कुल बैठ के एकदम ये बोले नहीं हार कैसे मान ली, मैं हूँ यही हूँ। अब वो तो बिहेव तो ऐसे करे कि कोई वो तो जब किसी के ऊपर पोजेशन आ जाता है तो वो सब भूल जाता है। तो उनकी नींद जगी, बोले यार बच्चे कहाँ से आ गए, 8-10 बच्चे कैसे आ गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वाइडकास्ट पर आपका। और सबसे पहले मैं आपको हर बार की तरह धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लगातार स्टोरीज़ देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इनफैक्ट मेरे रिक्वेस्ट करने पर आप लोग अपनी स्टोरीज़, अपने साथ हुई भी घटनाएं या अपने परिवार में या आपका परिवार या आप कहीं रहते थे उनके पड़ोस में कुछ घटनाएं होती हैं, तो यही वाली सब स्टोरीज़ हैं जो कवर होती हैं। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ मैं भी, कोई बहुत प्रोफेशनल मैं नहीं था बोलने में, लेकिन इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आपके सजेशंस को मैं सर आंखों पे रखता हूँ और इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। और साथ में एक शिकायत भी है जो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी डेटा ये जो आप देख रहे होंगे, हमारे को सिर्फ 18% सब्सक्राइब्ड हैं जो व्यूज़ ला रहे हैं। मतलब आई मीन टू से 18% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है टोटल, जबकि 81 पॉइंट समथिंग डेटा में आप देख रहे हो वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फिर भी स्टोरीज देख रहे हैं। तो इनफैक्ट मेरी आपसे जो भी चैनल पे आ रहा है, ये वीडियो देख रहा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे ये ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मॉरल थोड़ा बढ़ेगा, मैं अपनी टीम भी एक्सपेंड कर पाऊँगा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट को बनाने के लिए बहुत सारा स्टाफ अलग से लगता है। आई मीन टू से हमारा रूटीन जॉब जो है वो अलग किस्म का है, लेकिन पॉडकास्ट को कंटिन्यूटी में बनाने के लिए आपको डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी चाहिए, एडिटर्स भी चाहिए, और बाकी तो हम छोटा मोटा मैनेज कर लेते हैं क्योंकि मैं खुद बोलने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फिर से एक बार चैनल को देखने के लिए। इस बार कहानियाँ 3-4-5 जगह की कहानियाँ हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको, हमारे व्यूअर जो कि फ़िलहाल पूना में रहती हैं, उन्होंने शेयर किया था क्योंकि उनके नाना भी सिंध प्रांत से माइग्रेट होके, आई मीन टू से रिफ्यूजी की तरह वो आए थे एमपी के कटनी में। ये स्टोरी उनकी मम्मी ने उनको सुनाई। सिंधी कैंप का मैं आपको बताऊं, सिंधी कैंप आपको पता भी होगा, इनफैक्ट बहुत सारे सिंध प्रांत से और अलग अलग जगह से जो आए थे तो उनके कैंप्स बने थे, रिफ्यूजी कैंप्स बने थे, और भारत के लगभग सभी शहरों में बने थे। इनफैक्ट जयपुर में भी एक जो सिंधी कैंप बस स्टैंड है वो सिंधी कैंप के नाम से ही जाना जाता है। तो मैं भी कंफ्यूज था कि भाई सिंधी कैंप, मैंने कहा कहाँ के सिंधी कैंप की बात कर रहे हो, तब उन्होंने क्लैरिटी दी कि ये सिंधी कैंप कटनी का है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जब उनके नाना यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो उनकी मम्मी, जो हमारे व्यूवर की मम्मी है, वो लगभग 16-17 साल की थी। तो उनको उस कैंप में ही इतने सारे परिवार रहते थे, कुछ बड़े अंग्रेज़ों के कैंटीन्स थे। तो होता क्या था, शिफ्टिंग जब हुई थी, जब पार्टीशन हुआ था, काफ़ी दर्दनाक चीज़ थी, इनफैक्ट वो सभी जानते हैं। तो अपने घरों को छोड़ के वो लोग नई जगह पर विस्थापित हुए थे। तो जो साथ में रहने वाले थे वही एक फैमिली बन जाती है फिर, मतलब जो साथ शिफ्ट हुए थे तो एक तरह से वही मोहल्ला बन गया, वही लोग साथी हो गए। तो वहाँ पर इस दौरान एक शादी हुई, 1-2 साल के दौरान ही कोई शादी हुई, क्योंकि कहा जाता है ना, जन्म मरण परण ये हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। ये हमारे सामाजिक जो ताना बाना सामाजिक ढांचा है, इसमें ये चीज़ें चलती रहती। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में है नहीं, और सामाजिक ढांचे में हम लोग चलते रहते हैं। तो इनफैक्ट इनके नाना जी जो थे वो पंडित ही थे, मतलब पूजा पाठ, शादी ब्याह ये सब वो करवाते थे, बेसिक पंडिताई का काम करते थे। तो इसी दौरान उसमें शादी हुई, तो पड़ोस में ही, मतलब किसी घर में थी शादी। तो एक लेडी थी जिसका एक बच्चा था छोटा, 7-8 साल का। तो जिस घर में शादी थी उस घर में उनकी सास ने, उन्होंने कहा कि भाई संगीत है, सब घरों में जाके कह के आओ कि शाम को संगीत है या अगले दिन संगीत है, जो भी होगा, तो आप सबको न्योता दे के आओ।
तो वो तैयार वैयार होके और परफ्यूम वगैरह लगा के निकली लगभग 3 बजे के आसपास, खाना वाना खा के। और सब घरों में, उस कैंप्स में जो भी घर थे, वहाँ पर पर्सनली जा जा के सबको इनविटेशन वगैरह वो दे के आ रही थी। ये करते करते बज गए थे 5 बजे वो वापस लौटी, तो आके सीधा सो गई। रिश्तेदार वगैरह घर में आए हुए थे, तो सास ने बोला, देख कैसी बहू है, जैसा कि नॉर्मली होता है घरों में, कैसी बहू है, काम नहीं करना, तो बहाना बना के सो गई। थोड़ी देर बाद में क्या देखते हैं कि वो बहू है जो एकदम से खड़ी हुई, खाट पे बैठ गई, घूंघट हटा लिया अपना, और जैसे माता आती है वैसे से रोटेट करने लगी हेड को अपने। तो फिर वो उन्होंने, उसकी सास ने बोला, अरे मत कर ये नाटक, सब क्यों नाटक कर रही है। फिर साथ में जो देखने वाले थे रिश्तेदार, एक दो तो रहते ही हैं, तो बोले इसको काम नहीं करना है, तो सब ये बहाने कर रही है। तभी वो क्या देखते हैं कि धीरे धीरे उसके, जबकि बाल छोटे थे, तो वो घूमते 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 सर को घुमाते 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 खाट से गिर गई, पूरे बाल बाल खुल गए। फिर नीचे वैसे वो करने लगी, बाल घुमाने लगी, तो उसके बाल एक्सटेंड होने लगे, मतलब कि यहाँ तक के हेयर्स हैं तो और बड़े होने लगे, घूमते 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 घूमते। और फिर मीनवाइल क्या करने लगी, बालों में जैसे हाथ डालती, और जैसे वो छुआरे नहीं होते ड्राई डेट्स, वो बालों में से ऐसे निकालती, और जो लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर यूँ फेंक रही, यूँ निकाली फिर फेंक रही, जो भी वहाँ पे होंगे इकट्ठे उन पे फेंक रही, ये करके, और फिर निडाल होकर गिर गई। तो फिर ये सब उनकी मदर देख रही थी, क्योंकि वो वहाँ आई हुई थी, शादी का घर था, तो उनकी मदर देख रही थी ये सब क्या हो रहा है इस घर में। तो उन्होंने जाके अपने पापा को बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है, ये कुछ ऊपरी हवा या ऊपरी उसका लग रहा है हमको। तो पापा ने कहा, भाई मैं तो नॉर्मल पंडित हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने क्लियर काट, मतलब पूजा पाठ मेरे को आता है, ये सब मेरे को उतारा वगैरह करना नहीं आता। तो ऐसे करके 2-3 दिन हो गए, वो बस खाती और सोती, खाती और सोती, खाती और सोती, यही सब काम रह गया था उस लेडी का। मीनवाइल क्या हुआ कि उनके नाना जी, व्यूअर जो हमारी हैं, उनके नाना जी के दोस्त को कोलकाता के में उनके एक दोस्त थे, उनका आना हुआ, अचानचूक ही उनका आना हुआ। वो आए, आके उन्होंने सब डिस्कशन वगैरह हुआ कि भी ऐसे हमारे पड़ोस में ऐसे ऐसे गड़बड़ हुई है कोई, तो वो शायद कुछ जानते होंगे, हल्का फुल्का तंत्र वंत्र उतारा वगैरह। तो उन्होंने, वो उसके पास गए तो चाय पीने के सॉसर होता है, उसमें उसको लिया। अब वो तो बिहेव तो ऐसे करे कि कोई, वो तो जब किसी के ऊपर पोजेशन आ जाता है तो वो सब भूल जाता है। तो वो बस बैठी सामने खाट के ऊपर, तो वो गए और सॉसर पे कुछ उन्होंने लिखा, कोई मंत्र वंत्र ऐसा लिखा, वाइट सॉसर नहीं होती, उस पर मंत्र लिखा, पानी डाला, उसको ऐसे फिर मिक्स किया, फिर उसको पिलाया, पिया, एक सॉसर में कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा उन्होंने कोई मंत्र लिखा, फिर पिलाया, फिर पी लिया। उसके बाद में एकदम से इफेक्ट हुआ, और धड़ाम से वो आके वापस खाट से नीचे गिरी और आंखें खुली रह गई। जैसे ऐसा होता है ना, एक पल के लिए आंखें बस खुली है, कोई पलक नहीं झपका रहे, और साइलेंट हो गए, ऐसा सा हो गया। तो फिर उन्होंने कहा, जो उनके फ्रेंड आए हुए तो बोले, इसकी आंखों में देखो, पंडित जी इनकी आंखों में देखो। तो आंखों में ढंग से देखने लगा उनको, और बच्चे फिर जब होल्लड़ हुआ तो वो भी आ गए सब देखने, कि सब देख रहे हैं आंखों में गौर से देखा तो एक आदमी, जैसे अपन भी कुछ चीज़ देखते हैं ना, एक चीज़ होती है तो दोनों आंखों में रिफ्लेक्शन आता है, तो एक आदमी उल्टा लटका हुआ उसमें था। आंखों में गौर से देखें तो ऐसा उल्टा लटका हुआ, एक एक आंख में एक एक आदमी दिख रहा। तो देख के बोले ये प्रेत का साया है इसके ऊपर। आंखों में देखने के बाद ये सबको क्लियर हो गया था कि कोई ना कोई ऊपरी साया है, कंफर्म हो गया था वो तो इनफैक्ट फिर इन्होंने जो उनके दोस्त थे उन्होंने बुलवाया उससे कि भाई कौन है तू, इस पे क्यों आया है। तो फिर वही घूमते घूमते उसने आवाज़ बदली, अपनी बदली आवाज़ में बोले ये जारी थी, मैं उस पेड़ पे रहता हूँ, कैंप में कोई पेड़ होगा, बोले मैं उस पेड़ पे रहता हूँ, इसने मेरे बच्चों के ऊपर पैर रख के निकल के गई, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब इसने मेरे बच्चों के साथ बुरा किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे करके वो इफेक्ट उसके ऊपर आ गया।
कभी कभी क्या होता है, पोजेशन इस लेवल पे हो जाता है, जब ये पता लग गया था उनको कि भाई, उसने तो कहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद में उस परिवार के साथ इतनी तकलीफ हुई, जैसे कि उनका छोटा बच्चा, जैसे मैंने कहा था, उस लेडी का छोटा बच्चा 7-8 महीने का था, वो गुम हो गया। मतलब मिल ही नहीं रहा। 7-8 महीने का बच्चा कैसे गुम हो सकता है? सब जगह ढूंढ लिया, कर लिया, नहीं मिला। तो इनकी नानी ने भी साथ में थी, ढूंढवाने में मदद की भी, देखो घर में, इधर देखो उधर देखो। तो होता क्या है नॉर्मली, जैसे अपन कपड़े सुखाने के बाद नॉर्मली बेड पे छोड़ देते हैं ना, सूखे वाले कपड़े, तो फिर फाइनली जाके घंटे भर 1.5 घंटे के बाद वो उन कपड़ों के नीचे मिला वो बच्चा। और इस एंटिटी ने कभी उनको छोड़ा नहीं। मतलब उसके एग्जिस्टिंग हस्बैंड और उसके ससुर की एक दुकान थी, वहाँ पर रिफ्यूजी कैंप में ही दुकान उन्होंने लगाई थी। तो अब होता क्या था कि उस दुकान को अगर वो बंद करते थे तो बड़ी मुश्किल से दरवाजे बंद होते थे, लॉक लगाते थे तो बहुत मुश्किल से लॉक लगता था। लगा दिया अगर लॉक, और अगले दिन जैसे सुबह खोलते थे तो सेम की है जिससे लॉक किया है, बड़ी मुश्किल से वो लॉक खुलता नहीं था वापस। तो कई बार ताला तोड़ के भी खोलते थे। ऐसे 2-3 बार इंसिडेंट्स हुए थे। और फिर जब दुकान खोल के देखते हैं तो सारा सामान गायब अंदर से। और वो बताती हैं कि भी साथ में उसने कभी, एंटिटी ने पोजेशन उसका छोड़ा नहीं उस लेडी का। और वो फ्रीक्वेंसी उसकी कभी कभी रहती थी ऐसी कि महीने में कुछ दिन वो अचानक उस इम्पैक्ट उस पर हो जाता था, फिर नॉर्मल हो जाती थी। तो जिस दिन महीने में ऐसा ऐसा होता था, वो मेल वॉइस में बोलने लगती थी। तो उस घर वाले धूप बत्ती वगैरह जलाते थे, तो धूप के धुएं से वो सिग्नल होता था कि भाई इस दौरान कोई दूसरा जो मोहल्ले में कैंप में लोग हैं वो उस घर में एंट्री न करें। क्योंकि जब उसका पोजेशन उसमें आया हुआ है उस टाइम, तो वो साइन था एक तरह से कि वो धूप जला दी है अच्छी तरह, 2-3-4 धूप वो जला देते, तो कोई साइन है कि पोजेशन आया हुआ है, तो कोई और विजिट ना करे उनके घर को। तो ये कम से कम ये उन्होंने किया था। लेकिन लेटली उन्होंने बताया कि उनके नाना जी को भी इफ़ेक्ट हुआ था घर। अब उनके पेरेंट्स भी, मतलब नाना जी के बच्चों के भी बच्चे हो चुके, अब तो वो भी बड़े हो चुके अब, तो वो भी उसी घर में रहे। और लास्ट में उन पे भी इनफैक्ट उस एंटिटी का इम्पैक्ट था। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमको अवेयरनेस नहीं होती, और अवेयरनेस के साथ आपके ऑलरेडी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आप आए हो, आई मीन टू से 47 में पार्टीशन हुआ है, तो ये 50-52 के आसपास की कोई कहानी होगी। तो आपके कोई संपर्क नहीं है किसी जगह से जहाँ से आप सब कुछ छोड़ के आए हो, आपको सारे नए नए सिरे से, ग्राउंड जीरो से आपको स्टार्ट करना है। तो कभी कभी कुछ कहानियाँ बहुत मार्मिक हो जाती है, मतलब। और आज यहाँ बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस कहानी को। तो मैं हर बार इनफैक्ट ये कहता हूँ कि हमको, अगर आप बिलीव करते हो, वैसे तो नॉन बिलीवर्स भी बहुत हैं जो सुन भी रहे होंगे इस पॉडकास्ट को और फिर भी कहेंगे घोस्ट नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते, तो उनसे तो डिबेट मेरा कोई है ही नहीं है, और आप लोगों का भी कोई डिबेट उससे नहीं है। नहीं मानने वाले नहीं है। यू कैन नॉट स्टॉप फ्रॉम बिलीविंग और नॉन बिलीविंग एनी एंटिटी और गॉड। वो सब उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। ये किस्सा था MP के कटनी का। तो अब चलते हैं किसी और स्टेट में, जहाँ की स्टोरीज मुझे मिलती है उसी स्टेट में हम लोग चले जाते हैं। तो इनफैक्ट हम राजस्थान से हैं। राजस्थान की स्टोरीज ज़्यादा हैं क्योंकि यहीं के व्यूअर्स हमारे इनफैक्ट ज़्यादा हैं। जो लोग राजस्थान नहीं आए उनके लिए मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि विसिनिटी का, क्योंकि कई हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं, शिकायत करते हैं कि भी सारे भूत राजस्थान में ही दिखते हैं क्या। भाई पहली बात तो ये है कि सारे भूत राजस्थान में नहीं, वो तो हर जगह है। पैरानॉर्मल तो विदेशों में भी है, हर जगह है। लेकिन जिन जगहों की बात कर रहे हैं जहाँ आप रहते हो, जो स्टोरी ज़्यादा आ रही है आपके पास, डिस्कशन उन्हीं का होगा। तो ऐसे ही कुछ स्टोरीज़ मेरे को बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से मिली है, 3-4 स्टोरीज़, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान असल में है क्या। राजस्थान बेसिकली, अगर आप मैप में भी, गूगल मैप पे भी जाके थोड़ा जूम करके सिर्फ राजस्थान को रोक के देखोगे ना, तो हाफ ऑफ द पोर्शन इज़ ग्रीनर, हाफ ऑफ द पोर्शन इज़ डेजर्टेड। जैसे गंगानगर से चल के अपन थोड़ा आर्क में अगर आके देखेंगे तो वेस्टर्न राजस्थान सारा डेजर्ट है, ईस्टर्न राजस्थान जो है वो ग्रीनर पोर्शन है।
वहाँ पर मतलब जंगल भी है, टाइगर रिजर्व्स भी हैं, और वो आगे जाके फिर वो एमपी में और यूपी में मिक्स हो जाता है। और इस तरफ टुवर्ड्स पाकिस्तान जो लगते हैं वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। उसमें गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। उसके बाद में गुजरात का पोर्शन शुरू हो जाता है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के हैं, वो लगभग डेजर्टेड ही है। गंगानगर नहीं है इतना, क्योंकि वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ गई थी, तो वो काफ़ी अच्छा, वो ऑलमोस्ट पंजाब टाइप का फील है वहाँ पर। इसमें एक और बात है, क्योंकि डेजर्ट के अंदर बहुत मुश्किल होता है जीवन यापन। मतलब अगर एक जनरलाइज मैं क्वेश्चन बोलूँ कि भी डू वी हैव एनी चॉइस कि हमें कहाँ पैदा होना है? हमारे को कोई चॉइस नहीं है ना। हमारे को चॉइस थोड़ी मिली कि हम इस घर में ही पैदा होंगे। हमारे मरने की ज़रूर है कि मरेंगे हम कहाँ, वो हम फिर भी रख सकते हैं, नहीं मैं इस घर में रहूँगा या नहीं रहूँगा, कहीं और जाऊँगा, तो वो इट ऑल डिपेंड। मरने का भी इनफैक्ट नहीं होता, कहीं की मौत तो कहीं भी आ सकती है। तो राजस्थान के जो गांव हैं वो बड़े टफ हैं, डेजर्ट के स्पेशली। ढाणी में 10-20-50 मकान होते हैं, वाटर सोर्स बड़ा दूर होता है, और काफ़ी टाइम तक गवर्नमेंट अब तो खैर काफ़ी फिर भी पानी वानी पहुंचा दिया है, सब जगह पाइपलाइंस डाल दी है, लेकिन फिर भी ऐसे दूर दराज में खेतों में बनी हुई ऐसी ढाणियाँ हैं जहाँ पर पानी के लिए अभी भी डिपेंडेंसी आपके कुछ वेल से होती है, या टाँके बने हुए होते हैं उन्हीं से होती है। तो इट इज़ वेरी टफ, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसीलिए राजस्थान से लोग माइग्रेट करके, स्पेशली उन एरिया से माइग्रेट करके दूसरी जगहों में हमारे राजस्थानी सब लोग रहते हैं, और उन्हीं में से उपजती है वो कहानियाँ। तो ये कहानी राजस्थान के बीकानेर की है। डेजर्टेड वो टाउन है, बेसिकली डेजर्टेड डिस्ट्रिक्ट है। इसमें जो हमारे व्यूअर ने शेयर की वो एक ऐसे गांव की कहानी है, वो बीकानेर के किसी गांव में रहते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो कहीं ना कहीं लिंक होगा। यहाँ के जितने डेजर्टेड टाउन्स जो हैं, उनके जो गाँव के नाम है, उनके लास्ट में सर लगता है। जैसे आपने सालासर का नाम तो सुना ही होगा। अब सर, सालासर, डोडसर, इसी तरह से मलसीसर, अलसीसर, ये सारे वो ठिकाने, ये वो टाउन्स, मतलब छोटे रियासत काल से यही नाम थे। तो ऐसे ही कोई सर नाम का कोई गांव था बीकानेर का। उनके घर के सामने, हमारे जो व्यूअर है उनके घर के सामने एक राजपूत फैमिली रहती थी। राजपूतों का आपको पता है वैलर करेज अलग ही रहता है, क्योंकि शुरू से उन्होंने ही राज किया। मार्शल कॉम है, राजपूत्स हैं, जाट्स हैं, ये अपने राजपूताना रेजिमेंट्स भी आर्मी की है, वो भी बड़ी पॉपुलर है। इसी तरह से गोरखाज हैं और है। तो मतलब एक लड़ने वाली कम्युनिटी अलग ही शुरू से थी। ये कहानी है लगभग कोई 60 साल पहले की, 60 ईयर्स बैक। बीकानेर से जो शराब का काम होता था, मतलब जो गांव तक पहुंचती थी दारू, तो बीकानेर का एक ठेकेदार था। तो ठेकेदार को विश्वास नहीं था कि जैसे गांव में पहुंचानी होती ना अलग अलग टाउन्स में, तो उन्होंने उस राजपूत फैमिली को बोला था कि भाई बीकानेर से माल लेके आप अपने गांव तक या अलग अलग जगह वहाँ पर पहुँचाना। क्योंकि उस टाइम इतनी गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी, स्पेशली वहाँ पर 60 ईयर्स बैक मैं बता रहा हूँ। रिसोर्सेज बहुत कम थे, और वहाँ पर ज़्यादातर चलन जो था वो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को बोला जाता है हमेशा। तो ऊँट विद लड्डा, ऊँट गाड़ा जिसको बोलते हैं, जो अभी आप पुष्कर वगैरह कभी आप आते हो तो वहाँ पर वो डेजर्ट सफारी के अंदर आपको वो मिल जाएगा, जैसलमेर या कहीं आप आओगे तो वो ऊँट लड्डा ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, लोगों के लिए भी और मटेरियल के लिए भी। तो उस राजपूत फैमिली में जो बाबा जी थे 60 साल पहले, ठेकेदार ने उनसे कहा कि भाई आप यहाँ से माल लेके जाना, मतलब कार्टन्स अपने उसमें रखना गाड़ी में और डिलीवर करना। क्योंकि उस पर विश्वास था उनको, ठेकेदार को स्पेशली विश्वास था। बोले नहीं, आप कर सकते हो ये काम और आप करो। होता क्या था, वो शाम को निकलते थे गांव से, बीकानेर पहुंच जाते थे, और रात को लोड करके ठंड ठंड में, और रात को बैक टू देयर विलेज, ये सिस्टम रहता था। पर बाबू साहब ने एक शर्त ठेकेदार से रखी थी कि भाई जितनी भी आपके कार्टन से जितनी बॉटल है मैं ले जाऊंगा, लेकिन आपको एक बॉटल कम मिलेगी, एक बॉटल कम मिलेगी गिनती में। तो उन्होंने कहा भाई क्यों साहब, आप तो पीते भी नहीं हो, ये तो मुझे पता है। तो बोले एक कम मिलेगी, बस ये मेरी शर्त है। तो उनका ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, जहाँ पर 100-200-500 बोतलें जा रही है, एक कम मिलेगी तो मिलेगी। तो ऐसे करके वो रूटीन में उनका था कि जब भी मटेरियल पहुंचाना होता था वो लड्डा लेके वहाँ से बीकानेर से भरते और अपने गांव में
वापस करते। यही रूटीन चलता रहा सालों तक सालों तक। बाबू साहब के बेटे जो थे वो बड़े हो गए, फिर ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वही रहा, तब तक ऊँट ऊँट चल रहे थे। तो नेक्स्ट पीढ़ी आ गई, नेक्स्ट पीढ़ी को भी वही काम उन्होंने दिया। उन्होंने भी, बाबू साहब ने भी इनफैक्ट यही बोला कि अपने बेटे को भी कि यही शर्त रखना। तो सेम जैसे उन्होंने कहा, हाँ साहब ले जाएंगे माल तो, लेकिन एक बोतल कम मिलेगी। उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई? तो बोला ठीक है, जो कि परंपरा सी चली आ रही है तो कोई बात नहीं। बोले कोई बात नहीं। फिर ठेकेदार ने फिर सोचा, बोले यार बीते तो ये पूरी फैमिली है नहीं, हाथ ही नहीं लगाते उसको तो, मतलब शराब को, लेकिन ठीक है कोई रीज़न होगा। ऐसे करके वो 10-20 साल वो भी करते रहे यही काम। तब तक उनका थर्ड जनरेशन भी आ गई, तीसरी पीढ़ी आ गई। इनफैक्ट दादाजी का पोता आ गया, दादाजी की एज हो गई होगी तो वो चल बसे। तो पोते को भी पिताजी ने यही बोला कि भाई शर्त यही है कि भाई आते टाइम एक बोतल कम मिलेगी, मतलब गिनती में। तो ये सारी बात होते हुए एग्री तो होना ही था, क्योंकि सालों से होता क्या है कि जैसे जो पुश्तैनी काम होते हैं वो लंबे चलते हैं। ठेकेदार है तो ठेकेदार के बेटा भी ठेकेदार ही होगा, उनका बेटा भी ठेकेदार ही होगा, क्योंकि जो जमा जमाया काम है। सिमिलरली जो डिलीवरी करने वाले हैं उनका भी वो मिला जुला वही काम है, वो सीखा हुआ है, प्रोवन काम है। तो उस हिसाब से वो बेटे भी वही। और ये इनफैक्ट 75 तक ये चलता रहा, मतलब 60 से या 50 या 60 की बात होगी, सन 60 साल पुरानी है, अब आप हिसाब लगा लो क्या है। 75 तक उन्होंने बताया था, 1975 तक ये इसी तरह से गाड़े में, ऊँट गाड़े में ट्रांसपोर्टेशन इसका चलता रहा और यही शर्त के साथ चलता रहा। फिर उसके बाद 75 के बाद में जोंगा वगैरह आ गई थी, टेम्पो आ गए थे, तो फिर ठेकेदार ने उसके थ्रू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो बन गया। अब काफ़ी साल गुजर गए, वो उस तरह से प्रोसेसिंग होने लगी। फिर एक दिन ठेकेदार को लगा कि बोले यार पूछ के तो आए, मिल के आए, चलो घर पे, ये राज क्या था, एक बोतल वाला राज क्या था। तब वो गए मिलने। अब चूंकि इतने पारिवारिक टाइप संबंध है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, 30-40 साल से, पोता बेटा और दादा वो सब काम कर रहे हैं, तो वो कैजुअली गए घर पे। उनसे पूछा कि कैसे है काम वाम, कैसे क्या, सब बढ़िया चल रहा है। हालांकि वो उनका काम नहीं कर रहे थे, अब डिलीवरी वाला दूसरे काम कर रहे होंगे। तो उनको लगा कि भाई पूछें, बोले भाई साहब एक बात तो बताओ, एक राज तो बताओ, ये एक बोतल वाला राज था क्या? तो अब चूंकि वो काम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं बताता हूँ क्या थी। बोले असल में क्या था कि हम लोग जब जाते थे डिलीवरी लेके, तो बीकानेर से निकलने के बाद एक कोई गांव आता है जहाँ पर रेलवे लाइन भी है और टेम्पो और टांगा का कोई स्टैंड है, और वो अनमैन्ड रेलवे फाटक हुआ करते थे ना, वो अनमैन्ड फाटक टाइप था, वहाँ से क्रॉस करना पड़ता था। बोले जैसे ही उस मोड़ पे पहुँचते थे, पीछे से कई सारे आवाज़ें आती थी। अब भूत प्रेत जिन क्या थे, जैसे ही वो लोडेड कार्ट जाती थी, कैमल कार्ट, और पीछे से आवाज़ आती थी, बाबा हमको भी दे दे, दे दे, एक तो दे दिया बाबा। तो ऐसे करके वो हिम्मती इतने थे वो राजपूत फैमिली कि वो एग्री होते हुए एक बॉटल उठा के, बोले हम लोग क्या करते थे, एक बॉटल उठाई उसमें से, कार्टन में से, और ऐसे फेंकते थे। अब फेंकती भी तो हवा में जाती हुई दिखती थी, वो नॉर्मली जब आवाज़ें आती है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता आदमी। अब लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर है और किसी टास्क पे निकला हुआ है और उसको पता है कि ये माहौल यहाँ पर ऐसा है, उस पर्टिकुलर मोड पे ही बहुत सारे मतलब जैसे डांस करने लग जाते थे। बोले ये आ गए आ गए आ गया, तो वो उठा के बोले हम लोग एक बॉटल निकालते थे और इसे हवा में फेंकते थे और बोलते ले ये लो तुम्हारी चुंगी, मतलब बोले टोल टैक्स टाइप था जो उनको दिया जाता था। अब वो हवा में जाती हुई तो दिखती थी, लेकिन कभी गिर के फूटती हुई कभी नहीं दिखी। उनसे भी ये बात होती, बोले बस हमको टैक्स देते रहो, हम यहाँ से लेकर ठेठ आपके गांव तक जाने की जिम्मेदारी हमारी है, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सुन के बड़ा उनको भी बड़ा अजीब लगा कि हो सकता है ये हो। अब ये कहानियाँ कुछ ऐसी होती है ना, कुछ ऐसी हमारे इंस्पिरेशन देती है, कुछ कहानियाँ किस्से टाइप बन जाती है, थोड़ी मॉडिफाइड भी हो सकता है, हो गई हो मेरी तरह से, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, तभी ये कहानी बनी है।
या उस चीज़ को मोनोपोली करने के लिए उन्होंने बोल रखा था? क्योंकि ठेकेदार ने कई बार कोशिश की ये जानने की ड्यूरिंग दी दोज टाइम्स की भी है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है, कहीं बेचते तो नहीं, लेकिन बोले यार पीते तो है नहीं, और बेच के एक एक स्टॉक भी करेंगे तो क्या है, 10-12 रुपए की बोतल आती थी उस टाइम, तो बेच के भी क्या होगा। बोले नहीं, ये फैमिली वैसी तो नहीं है। तो ये स्टोरी एक थी जो वहाँ की रिलेटेड थी। तो दूसरी कहानी भी लगभग उसी गांव की है, और इनफैक्ट उसी फैमिली, जो राजपूत फैमिली थी, उनके 2-3-4 घर थे हमारे व्यूअर के सामने वाले। तो मौसियों में, ताऊ चाचा में ही वो हाउसेस थे। नॉर्मली कम्युनिटी कोई रहती है तो वैसे 3-4 घर, 5 घर एक साथ होते ही होते हैं। तो ये दूसरे घर की कहानी है। उनका क्या था, बेसिकली मवेशी थे उनके पास, जैसे भेड़ बकरियां थी। एम्प्लॉयमेंट गांव में बहुत लिमिटेड हुआ करते थे, और 60 साल पहले तो और भी ऑप्शंस ही नहीं थे, कुछ होता ही नहीं था। तो उनके रेवड़ थे, बेसिकली बकरी चराने, बकरी और भेड़ के रेवड़ थे। तो उनका लड़का जो था, जो दूसरी फैमिली का जो लड़का था, मतलब दादाजी थे, पापा जी थे, 3 पीढ़ी तो नॉर्मली हमेशा रहती थी, हमेशा ही रहती है, मतलब हमारे घरों में भी रहती है। तो 3 पीढ़ी साथ रहती थी। तो उनका जो लड़का था वो लेके जाता था रेवड़ बकरियों का चराने के लिए। और राजस्थान में क्या है कि छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियों में बेर, पत्तियाँ और ये सब मिलते हैं चरने के लिए। चरा हुआ बड़े बड़े होते हैं, और बड़े एरिया में घुमाना पड़ता है उनको, भेड़ बकरियों को। तो जो आदमी निकलता है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स बेसिकली हैं, लेकिन ग्राउंड में, ग्रेजिंग में दूर दूर वो झाड़ियाँ होती है। जो निकलता है तो 10-15 दिन बाद ही वो लौटता है। तो जैसे इस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन भेड़ों ने खा लिया, फिर वापस आ गए गाँव की तरफ, फिर दूसरे डायरेक्शन में गए 3-4-5 दिन, फिर वापस आ गए, ग्राउंड खा लिया। तो इस तरह से वो करता था, लड़का रूटीन में था। और ऐसा इनफैक्ट अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जैसे थोड़ा सा डाउन साउथ ऑफ राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर रहबारी होते हैं, और उनके तो बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं, मतलब भेड़ों के। जैसे ये छोटी कम्युनिटीज़ या छोटे, उसमें तो किसी के 50 भेड़ है, किसी के 60 है। लेकिन मैंने खुद मेरी आंखों से डाउन बांसवाड़ा और डूंगरपुर साइड 1-1 हज़ार भेड़ों के झुंड देखे हुए हैं। 1 हज़ार भेड़ों के एक साथ झुंड की, एक बार अगर वो रोड पे आ जाए तो आराम से गाड़ी बंद करके आप बैठ जाओ, 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा उनको क्रॉस होने में, उसके बाद ही आप चलोगे। यू कैन नॉट ब्लो अप द हॉर्न की भेड़ें हट जाएगी, वो नहीं हटेंगी। तो ऐसे बड़े बड़े किस्से भी होते हैं। तो खैर, ये तो उनका छोटा वो था, 40-50 भेड़ों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ वो जाता था गांव में। अच्छा, इसमें एक बात और है कि साथ में एक गधा भी रहता था। गधा किस लिए? गधा जस्ट फॉर, जो चराने वाला जा रहा है वो नाइट स्टे कहीं करेगा कोई पानी की जगह ढूंढ के, तो उसके ऊपर उसका बोरिया बिस्तर, सोने का और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, तो वो एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो अलग रहता था। बकरियां अलग रहती थी, और एक गधा रहता था, और एक चराने वाला रहता था। और उनके खाने पीने में भी यही यही रहता था। भेड़ बकरियों का दूध पी लेगा, और थोड़ा बहुत सामान, जो बाजरे की रोटी वगैरह बना लेगा वहाँ पर, और घी वी की कोई कमी होती नहीं थी, तो घी वगैरह साथ में पैक रहेगा, तो अपना बनाएगा, छोटा सा कहीं भी आग जलाई बनाए। और नहाने नहाने को नहीं मिलता था, कई कई दिन नहाने को नहीं मिलता था। तो जब भी अब वापस आते थे अपने घर में, तो उनको तब जाके रिफ्रेशन अप होते थे। और वो शादीशुदा था लड़का, जो रेवड़ चलाने जा रहा था, वो शादीशुदा था। तो ऐसे ही एक बार 3-4-5 दिन के बाद वो गांव के पास ही बाहर ही उसको रखा, टीले वहाँ पर होते हैं, तो किसी ऊंची ऊंची जगह पे भेड़ों को रखा। और भेड़ों का नॉर्मली क्या होता है, गोलों के साथ में एक सीटी वीटी सी या डिफरेंट साउंड बजा के वो सारी भेड़ें एक साथ आ जाती है। वहाँ पर रेस्ट करवाया, उनको पानी वानी पिलवाया पास वाली तलाई से, और फिर वो अपने घर की तरफ आ गया। घर पे जाके उसने अपने दादाजी को बोला कि दादाजी, कि आज मैं रुक जाता हूँ, आप फलाने टीले पर, वो गांव के बाहर जो टीला है उसके ऊपर वो है सारी रेवड़, वहाँ पर बैठा है, आज आप संभालो, मैं थोड़ा खा पी के थोड़ा सो लेता हूँ ढंग से, और सुबह मैं ले लूँगा। दादाजी ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, गाँव के पास ही है। तो वो अपना खाना वाना खा के आ गए। अब टाइम पास के लिए क्या होता था, अब जैसे अकेला आदमी है गाँव में, तो ट्रेंड ही ये था, वो चिलम भर के, वो चिलम पीना, टाइम पास करके, यही यही टाइम था। तो वो रूटीन में सबके था। तो बाबूजी आके अपने बैठ गए
भेड़ों के बीच में, भेड़ों का क्या है, गोल गोल घूम के एक जगह सेटल होकर बैठ जाती है। गधे से अपना उन्होंने वो उतारा और बीच में, भेड़ों के बीच में ही उन्होंने अपना बिस्तरा बिछा के चिलम विलम पी के और सोने लगे। सो गए। रात को 2:30-3 बजे के आसपास कुछ बच्चे आए शोर करते। उनको ऐसा ऐसे लगा कि बच्चे खेलते हुए बच्चे बच्चे आ गए, 8-10 बच्चे आ गए। तो उनकी नींद जगी, बोले यार बच्चे कहाँ से आ गए, 8-10 बच्चे कैसे आ गए ये। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ से। फिर उनको लगा भी यार गांव पास में ही हो सकता है छुट्टियाँ वुट्टियाँ चल रही हो। और तो वो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आगे निकल गए बच्चे। बच्चे आ गए खेलते हुए, कोई 7 साल का, कोई 10 साल का, कोई 8 साल का, कोई 5 साल का, ऐसे कोई 10-12 बच्चे आ गए। तो उन्होंने पूछा दादाजी ने, भाई तुम कैसे आ गए। बोले नहीं ये दादो साहब हम तो क्या नाम से कबड्डी खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे। आप एक काम करो। फिर उचित करने लगे उनसे कि आप हमारे रेफरी बनो, एम्पायर बनो, क्योंकि ये बच्चे बेईमानी कर लेते हैं तो हम अलग अलग उसमें हो जाते हैं। तो कुछ बच्चे इधर कुछ बच्चे इधर। बोले आप ईमानदारी से डिसीजन दे देना कि आउट है कि नहीं आउट है। वो लाइन वाइन खींच के वो प्रॉपर वो उन्होंने। मीनवाइल क्या हुआ कि भेड़ों इनको सेंस हो जाती है जानवरों को, इनके कान अलर्ट हो गए, खड़ी हो गई सारी, कान अलर्ट हो गई, देखने लगे। और बाबू साहब चूंकि पहली बार कई दिनों बाद आए थे भेड़ चराने, तो वो कैजुअल लिया उन्होंने कि ये बच्चे हैं कौन से। तो वो आके खेले, बैठ गए साहब बीच में एम्पायर बन के बैठ गए। तो सारा जैसा जैसा वो करे, नहीं तू आउट है, तू चल बाहर चल। तो ऐसे लाइन बाई लाइन आ रहे सारे लोग, सारे बच्चे, और अच्छे से खेल रहे, मतलब बिल्कुल वेल मैनेज तरीके से पूरा चल रहा प्रोग्राम। 4-4:30 बज गए। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की, बोले ज़्यादा नहीं खेलना, आधा पौन घंटा खेलना बस, मैं सोऊंगा। तो ऐसे करके बोला हाँ हाँ ठीक है थोड़ी देर खेलेंगे हम, ऐसे करके। फिर थोड़ी देर में मतलब उनको नींद आने लगी। तो धीरे धीरे बच्चे खेल रहे थे। बच्चे कई कई बार क्या होता है जब खेलते हैं तो शोरगुल रहता है तो भी नींद आ जाती है। रेफरी का तो कभी कभी बीच में काम है। तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे झोंटे खाते हुए सो गए। वो सो गए। उसके बाद में जब उनकी आँख खुली तो वो ऑलमोस्ट 7:30-8-9 बजे का टाइम हो रहा था। तो उठ के वापस अपनी चिलम भर के पीने लगे। उधर वो चिंता करे यार दादो साहब आए क्यों नहीं, आते घर पे। तो वो बेटे घर से चाय वाय पानी वानी लेके आया। तो पूछा, तो बोले आप आए क्यों नहीं। बोले नहीं मेरी तो नींद ही अभी खुली है, मैं तो यार रात को यार बच्चों ने सोने नहीं दिया। तो बोले बच्चे कौन से बच्चे। बोले गांव के बच्चे थे, सुंदर सुंदर बच्चे थे। और बोले हम तो कबड्डी खेलेंगे, मेरे को तो एम्पायर बना दिया, एम्पायर रेफरी बना दिया। तो मैं मान भी रहे थे कहना, बड़े अच्छे बच्चे थे, कोई 7 साल का, 10 साल का, 12 साल का, ऐसे थे। सारा कहना भी मान रहे थे, सब हिसाब से कोई बेईमानी भी नहीं कर रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे। और ऐसे करके मेरी नींद जगा दी पहले तो, और एम्पायर बनने के चक्कर में फिर अपने आप मेरे को नींद आ गई। सो गया मैं, जिसका मैं अब उठाऊँ, अब कहाँ गए बच्चे पता नहीं। तो फिर बेटे को लगा अरे बाबूजी मैं आपको बताना भूल गया, नॉर्मली ये जो बगल वाला टीला है उसके ऊपर रेवड़ को रोकता हूँ मैं, और इस बार वो पानी वानी पी के इस टीले पे मैंने रेवड़ को, बकरियों के रेवड़ को यहाँ रोक लिया। ये आपको बताना भूल गया कि ये अपने गांव का वो शमशान घाट है जहाँ पे बच्चों को दफनाते हैं। तो वो ही इफ़ेक्ट हुआ होगा। तो उनका खैर मेरे को तो अच्छे से ट्रीट कर रहे थे बच्चे, और मैं तो उनके साथ इन्वॉल्व हो गया था। तो कभी कभी क्या होता है कि ये स्टोरीज निकलती है, इवेंट्स होते हैं, थोड़े छोटे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं सच भी होते हैं लेकिन अनटोल्ड रह जाते हैं। अब ये स्टोरी जो उन्होंने शेयर की, हो सकता है 10-12 बच्चे न हो, 2-4 हो, वो बच्चे भी चाहे उनका ये मानव जीवन छिन गया लेकिन वो अभी भी उस जगह पे जीवंत हैं और वो कुछ कह नहीं रहे। क्योंकि दादाजी ने पूछा भी, बोले यार तुम तो इसी गांव के लग रहे हो, इसी गांव के हो। बोला हाँ हाँ हम यहीं के हैं, और अच्छे सुंदर उंदर। ये तो कुछ इफेक्ट नहीं किया लेकिन उल्टा इन्वॉल्वमेंट होके, और वो ये कोई किस्सा बना, और वही किस्सा बन के आगे कहानी बन गया। और ये नरेट मैं कर रहा हूँ आज, क्योंकि ऐसा कैसा वॉइस नोट उन्होंने मुझे भेजा था। तो आई थिंक आपको गांव की ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। तो ये तीसरी कहानी भी उन्हीं राजपूत फैमिलीज में से ही एक थी। उनमें से
भेड़ों को चराने के लिए तो उनके फैमिली में से ही नॉर्मली कोई चला जाता था, तो वो ऊँट भी पालते थे, कैमल हर्ड। तो ऊँटों के लिए स्पेशली एक अलग कम्युनिटी होती है रायका, जो ऊँट को संभालते हैं। ये कहानी उनसे रिलेटेड है। तो जो हमारे व्यूअर थे, नॉर्मली क्या था कि जैसे आमने सामने ही उनका घर है, तो मैक्सिमम पहले जब टाइम पास करना होता था बड़े बूढ़ों के पास हम लोग बैठते थे, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। तो ऐसे ही वो जो 10-12 साल के थे तब से ही वो उस फैमिली से पूरा अटैचमेंट था उनका, कि जैसे बूढ़े लोगों की वो चिलम जला ली, चिलम को सजग करना बोलते हैं, तो चिलम जला के तो वो आदतें भी वैसी पड़ जाती है, जैसा काम जैसा देश वैसा भेष, वो वाली बात। तो वो बच्चों को, वो बच्चे ही थे उस टाइम, 12 साल 15 साल के थे शायद, तो वे उस तरह की वो हैबिट भी थी और उसमें उनके कल्चर में रम भी गए थे। तो ऐसे ही वो एक बार खाना खा रहे थे वहाँ, तो कुछ लोग आए हुए थे, 10-12 लोग आए हुए थे। उसमें से एक उनको बंदा दिखा, बहुत अलग अलग हिसाब का, बहुत हाइट हेल्थ उसकी, मतलब 6.5-7 फीट का कोई बंदा होगा। अच्छा, 3 पीढ़ियों में दादाजी उनके निकल गए थे, मतलब उनका स्वर्ग सिधार गए थे, और उनके बेटे जो उनसे भी बड़े थे। और ये कहानी है अराउंड 78 की, 1978 की कहानी है। अब जो व्यूअर हैं वो ही 63 नाउ, तो 78 की कहानी उन्होंने ये बताई मेरे को। तो उन्होंने घर पे देखा कि ये कोई अलग सा बंदा कोई आया हुआ, बहुत लंबा चौड़ा, और मतलब उन्होंने तो बहुत उसको एलोबरेट किया, तारीफ़ की, क्योंकि 6.5-7 फीट का जो बंदा होगा उसके ऊपर पगड़ी वगड़ी भी ऊपर तगड़ी पहन रखी। अच्छा, कभी भी आप खुद भी गूगल में भी सर्च करोगे ना रायका, उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी हमने भी बनाई थी, तो रायकास जो होते हैं वो उनकी पगड़ी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पगड़ी होती है। ऐसी पगड़ी गुजरात में भी पहनते हैं लोग। अगर आपने अमिताभ बच्चन वाली, वो शाहरुख वाली पहेली फिल्म देखी हो, तो उसमें वो भेड़ चराने वाला बने थे अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने भी इतनी बड़ी पगड़ी पहन रखी थी। तो ऑलमोस्ट ये बड़ी पगड़ी, लाल कलर की पगड़ियाँ पहनते, वो लाल कलर की पगड़ी, लंबा चौड़ा शरीर, 6.5-6.7 अगर हाइट है, और ऊपर से मतलब इतनी बड़ी पगड़ी आपने पहन ली, तो 1 फीट आधा फीट तो उसका भी हो गया। तो सामने कोई डायनेमिक पर्सनैलिटी देख के बड़ा इंप्रेस वो हो गए थे, बोले यार ये कौन है, क्या है। तो उन्होंने पूछा दादो साहब के लड़के से कि भाई ये कौन है। तो अरे बोले इसकी कहानी तो मैं बताऊंगा। तब उसकी उनकी एज भी, रायका की जो रायका थे वहाँ पर उस टाइम 60 के आसपास एज थी। तो बोले इनकी कहानी बताऊंगा तेरे को, एक बार खाना वाना खा ले। तो फिर उन्होंने डिटेल में बताया। बोले भाई इसका तो वैलर और करेज बहुत खतरनाक है। एक तो पहली बात, ऊँट जो होता है वो बड़े जानवर हैं, और बड़े जानवरों में क्या, हम तो गाय भैंसों के पास में कोई गाय भी आ जाए तो भी हम डर जाते हैं, लेकिन जो गाय भैंस पालते हैं वो डरते नहीं है। तो गाय भैंस से तो ऊँट की कितनी हाइट है, तो उस हाइट के हिसाब से ही वो उनका शरीर था कि वो काबू कर सके। और हर्ड्स क्या होता है, 50-60 ऊँटों का हर्ड होता है। कुछ बच्चे होते हैं ऊँटों के, ऊँटनियाँ होती है और ऊँट होते हैं, तो बंदा भी वैसा ही चाहिए होता। ये नॉर्मली क्या करते हैं, वो ऊँट तो थे राजपूतों के, और राय का उनको पालते थे, मतलब कि उनको चराने के लिए वो लोग लेके जाते थे। तो वो उस दिन आए हुए थे मिलने उनसे। नॉर्मली क्या, जैसे लेके गए रेवड़ को, ऊँटों के ग्रुप को लेके गए, और गांव के दूर ही आधा पौन किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर टीले पे वहीं रुक जाते थे। जैसे रात को रुके चरा के, और सुबह वहीं से आवाज़ दे दी, हाँ भाई आ गया हूँ मैं, और वो चाय नाश्ता फिर वहीं से गांव से उनकी डाणी से आ जाता था उनके पास कि वहाँ भी लो। घर नहीं आते थे, ऊँटों को नॉर्मली नहीं छोड़ते थे, तो उनके साथ ही रहते थे ऊँटों के। और उनका खान पान भी वैसा ही था, वही अगेन कि जो फील्ड में निकला हुआ, एक तरह से फील्ड जॉब हो गई है। 15-15 दिन बाहर है, 1-1 महीने बाहर हैं, तो उनके साथ रसद बाजरा चलता था वहाँ। गेहूँ वाहूँ का हिसाब राजस्थान में कम ही होता था। बाजरे का रोट खा लिया, घी डाल लिया, गुड़ डाल लिया, वही खान पान हो तो शरीर भी वैसा ही बलिष्ठ एकदम। तो एक बार वो रात को चरा के ऊँटों को, और फिर गांव के बाहर पहुँचे रात को 10-11 बजे के आसपास, और वहाँ रेस्ट किया। अब नॉर्मली 11 बजे तो गांव वाले तो सब सो जाते हैं, तो ट्रेंड में ये होता था कि भी सुबह जैसी अर्ली मॉर्निंग होगी, पौ फटेगी, उस टाइम फिर वो आवाज़ वगैरह लगाते थे, मैं आ गया, जस्ट टू टेल देम कि भी ही इज़ देयर।
तब वो गांव से वो सपोर्ट सिस्टम में चाय पानी नाश्ता ये आ जाता था, फिर कोई ना कोई दूसरा संभालने वाला आ जाता था, फिर वो खाना पीना वगैरह करते थे। तो वो रात को आके 10 साढ़े 10 बजे सेटल हुए, उस एक कोई बगल में कोई टीला था, सेटल हुए और फिर अपना खा पी के सोने की तैयारी करने लगे। इतने में क्या हुआ, 11:30-12 बजे के आसपास वहाँ पे कोई एक जिन्न आया, ये ऊपरी हवा जिसको बोल लो, वो आया और वो मस्करी करने लगा। जैसे इससे पहले वाले पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था, कुछ ऐसे वो होते हैं भूत प्रेत जो छेड़ते हैं, मस्करी करते हैं, तो वो मस्करी करने लगा उनसे। बोला यार तेरे में इतना दम है क्या, मेरे को थोड़ी हरा सकता है। अब ये स्टोरीज जो मैं बता रहा हूँ, कई बार तो क्या होता है कि थोड़ा सा किसी को ब्रेव दिखाने के लिए कुछ हो सकता है बनाई हुई भी हो, या कुछ हो सकता है कोइंसिडेंस ऐसा भी हो। इट इज़ अप टू यू, आप कैसे एब्जॉर्व कर रहे हो कहानी को। मेरे को जैसा बताएगा मैं आपको बता रहा हूँ। थिंक इट एज ए किंवदंती, एज ए स्टोरी, उस तरह से आप सुनिए। लेकिन ऐसे ही उनको सुनाई गई थी हमारे व्यूअर को, और वही आगे मैं नरेट कर रहा हूँ। तो ऐसा बोला गया कि उसने चैलेंज किया जिन ने, बोले तू मुझे नहीं हरा सकता। तो बोले अरे रहने दे रहने दे। ऐसे करके फिर वो दोनों में घमासान हुआ। अब जो ये भी भारी पड़े और वो भी भारी पड़े, अब वो तो एनर्जी अलग है, चीज़ अलग है, लेकिन ये भी हष्ट पुष्ट है, बहुत तगड़ा लंबा चौड़ा हिसाब। या तो उसको बड़ा दिखाने के लिए ये कहानी बनाई गई होगी, हो सकता है, लेकिन कहानी मैं पूरी नरेट करता हूँ। जब लड़ाई होनी शुरू हुई तो कोई गिरे न, मतलब जो टीला था, और ऊँट वूँट सारे भग गए इधर उधर। तो रात को 12 साढ़े 12 से जो लड़ाई शुरू हुई, सुबह 4 बजे तक वो कुश्ती करते रहे। कुश्ती के लिए चैलेंज किया था बेसिकली, कुश्ती करते रहे। 4 बजते ही वो अचानक गायब हो गया जिन, और वो भी थक हार के गिर गए तो बेहोश हो गए। उसके बाद में जब सुबह तक कोई खबर नहीं आई, मतलब वो उन्होंने आवाज़ नहीं दी कि भी मैं आ गया हूँ, तो गाँव वालों को लगा, बोले यार आज तो पहुँचना चाहिए था उसको। बोले कोई जाओ देख के आओ। तो फिर 2-3 लोग आए वहाँ पर उस टीले के पास, तो देखा तो टीला तो है ही नहीं। मतलब टीला तो फ्लैट हो गया, मतलब लड़ के कुश्ती में तो है ना, एक से दूसरे को आगे धक्के देते हैं तो पाँव से मिट्टी खुदती जाती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ट्रैक्टर चला के प्लेन कर दिया हो टीले को। और सारे ऊँट वहाँ कोई था ही नहीं, सब गायब हो गए। पानी से मुंह पे मारा, उसको होश में लाए, तो बोला अरे वो कहाँ गया। होश में आते ही बोले कहाँ गया वो। बोले कौन कहाँ गया। बोले वो आया था लड़ने जिन नंबर से। तो बोले वो लड़ रहे थे हम। तो उन्होंने कहा कि भैया तो गलत उसमें फंस गए, तो ऐसे कर बोले कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों को तो अपने परिवार वालों को भेजा, बोले ढूंढ के लाओ कहाँ है ऊँट, और बोले चलो आप घर। उसके बाद में भी मतलब ये चैलेंज वाली बात है, अब या इसमें क्या कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन ये कहानियाँ है। उसके बाद की मैं आप और बताता हूँ। फिर अब घर वाले अब उनकी एज हो गई, मतलब 40 ईयर, जब ये 40 के थे तब की ये किस्सा बताते हैं। अब जब ये मिले थे व्यूअर, वो 65 के थे तब, और तब भी वो ऐसे लग रहे थे कि 40 के ही हैं। तो कई बार होता है बॉडी उस तरह की होती है। और जब उन्होंने ऊँट ऊँट चढ़ाना छोड़ दिया, तो भी मतलब वो जिन उनको चैलेंज करता रहता था, उनके घर पे बाहर आके चैलेंज करता रहा, अरे क्या हुआ तेरा, ये हो गया क्या, बस हार मान ली क्या, ऐसे करके। और वो अंदर बिल्कुल बैठ के एकदम ये बोले नहीं हार कैसे मान ली, मैं हूँ यही हूँ। घर वाले बड़े और उनको रोकते थे, और बोले वो ऊपरी हवा है भाई, तुम कहाँ उसके चक्करों में पड़ रहे हो, उसका सिस्टम अलग है, तुम सिस्टम अलग है। ऐसे करके ये कहानी पूरी नरेट हुई। तो कई बार क्या होता है कि ये गाँव की डीप रूटेड स्टोरीज हैं, कुछ इसमें झूठी भी होती है या कुछ ओवरलैप होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहानी झूठी होगी, लेकिन ये चीज़ होती है वेलर और करेज दिखाने के लिए। स्टोरी टेलिंग का ही एक पार्ट है ये, क्योंकि कहानियाँ सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे ही हमारा एक और पॉडकास्ट था जिसमें अरविंद जोधा जी, जो कि एनिमेटर है, उन्होंने ऐसे ही गांव की कोई कहानी बताई थी कि ठाकुर साहब ने भूत की चोटी पकड़ ली। अगर आपको देखना हो तो मैं अभी ये लिंक आफ्टर दिस वीडियो वो वाले मैं वीडियोज़ लगा दूंगा। ये रस वाली कहानियाँ होती हैं, कुछ इसमें सच्चाई भी होती है और कुछ सुनने में मज़ा भी आता है। और कुछ पुरानी बातें हैं, जब ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हम लोगों में था नहीं इन मोबाइल और इन चीज़ों में लेकर,
तो आई होप आपको ये 3-4 आज मैंने 4 स्टोरीज कवर की हैं, आपको पसंद आएगी। और लास्ट में भी यही मैं कहता हूँ कि भी इन कहानियों का सिलसिला जारी रखना है तो आप अपनी कहानियाँ, अपने छोटे इंसिडेंसेस, छोटे किस्से जो आपके साथ हुए हों, किसी के आपके सामने हुए हों, आपने देखा हो, आपने सुनी हो, तो आप मेरे को वॉइस नोट्स पे भेजिए इन नंबरों पर, और जिससे सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। और नए जो देखने वाले हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और ये जो सच्ची अच्छी कहानियाँ हैं उनको हम लोग आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।